कैसे हैं आप लोग? रिपब्लिक डे की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। रिपब्लिक डे के बाद आज मेरी पहली क्लास है। इंडिपेंडेंस डे था। अच्छा, मैंने सोचा रिपब्लिक डे था। कोई बात नहीं बच्चों, रिपब्लिक डे आने वाला है। तो लास्ट टाइम हमने समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके आगे आपको बताने वाले हैं। हमने बताया था कि समुद्रगुप्त की दो संतानें, बड़ा बेटा रामगुप्त था, बड़ा ही निकम्मा था। छोटा बेटा चंद्रगुप्त सेकंड था, बड़ा होशियार था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के डेथ के बाद रामगुप्त सत्ता में आया। रामगुप्त सत्ता में आया, लेकिन बेटे शकों से हार गया। शकों से हारने के पश्चात घर भाग के आया और अपने छोटे भाई को बताया। छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड बड़ा होशियार था। ध्रुवस्वामिनी के भेष में सुमित रंजन 17 अगस्त को मेरी क्लास हुई नहीं थी। वो वीडियो पड़ी है लेकिन उसमें क्लास नहीं है, वो डिलीट करवा देंगे। लास्ट क्लास में हमने समुद्रगुप्त बताया था और समुद्रगुप्त के आगे हम आज आपको बताते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए वो जो वीडियो डली है उसमें कोई क्लास है नहीं। दरअसल 17 अगस्त को मैं यहाँ नहीं था, मैं छुट्टी पर था बेटे, इसलिए वो नहीं चलेगी, उसको छोड़ दीजिए, वो हमें भी डिलीट करवा देंगे। तो समुद्रगुप्त की दो संतानें लास्ट क्लास में बताए थे आपको। बड़ा बेटा रामगुप्त 5 साल शासन किया। दूसरा बेटा चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ये हम आज आपको बताएंगे। तो इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ये शासन किया था 380 एडी से 415 एडी तक। इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो यहां से आप ध्यान दें, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को मारा, अपने भाई रामगुप्त को भी मारा और अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी से शादी कर सत्ता में आया। तो चंद्रगुप्त सेकंड को शकारी कहा गया है। शकारी माने शकों का दुश्मन, जो शकों को मार दिया, इसलिए इसको शकारी कहा गया है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया, चूंकि शकों को हराने की वजह से विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था इसने। पहला किंग जो विक्रमादित्य की टाइटल लिया था, विक्रम नाम का राजा उज्जैन में था, क्योंकि उसने भी शकों को हराया था, इसलिए शक मलेच्छ थे। मलेच्छ माने हम्बल कास्ट के। तो शकों को हराने की वजह से इसको शकारी कहा गया। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया और इसके शासनकाल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। कारण यह है कि इस समय इंडिया में प्रचुर मात्रा में सोना था, यानी प्लेंटी ऑफ गोल्ड के कारण इसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है। अच्छा बेटे, इसके अलावा चंद्रगुप्त समय सेकंड के शासनकाल में कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी अपनी चरम सीमा पर थी। इस वजह से इसके शासनकाल को भी स्वर्ण काल कहा गया है। तो दो टाइटल इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो शकारी कहा गया है, शकारी मीन्स एनिमी ऑफ शकास, शकों का दुश्मन, एक तो ये कहा गया है।
दूसरा, इसने विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया। क्योंकि शकों को हराया। और तीसरा, इसके शासनकाल को गोल्डन पीरियड कहा गया है। यानी प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? पहला कारण है ड्यू टू प्लेंटी ऑफ गोल्ड, सोने की प्रचुरता के कारण। प्रचुर मात्रा में इंडिया में सोना ही सोना था। और दूसरा कारण है आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपनी क्लाइमेक्स पर थी। यानी कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी, ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन काल का स्वर्ण काल किस शासनकाल को कहा गया है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। इस समय इंडिया में प्रचुर मात्रा में सोना ही सोना था। जो भी व्यापार इंडिया का इस समय किया जाता था, उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा सोना ही इंपोर्ट किया जाता था। सोने की प्रचुरता के कारण गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए हैं। यानी सोने की सिक्के सबसे ज्यादा गुप्त काल में चले हैं। शायद आप जानते हैं प्रचुर मात्रा में इंडिया में सोना था, इसी वजह से प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी चलाए गए। एक प्रकार के नहीं, 9 प्रकार के सिक्के चले हैं सोने के। सोने के साथ चांदी के भी सिक्के चले हैं। इसलिए ध्यान रखना, गुप्त शासकों ने सोने के साथ चांदी के सिक्के भी खूब चलाए हैं। और सोने के सिक्कों में सबसे ज्यादा प्रकार के सोने के सिक्के कुमार गुप्त फर्स्ट ने चलाया। 9 प्रकार के, 9 टाइप्स के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने भी कई प्रकार के सोने के सिक्के चलाए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड के सबसे फेमस सोने का सिक्का राजा रानी टाइप का है, यानी क्वींस एंड किंग टाइप का सिक्का। बो एंड एरो टाइप का सिक्का। बो एंड एरो का मतलब धनुर्धर प्रकार के सिक्के, धनुषधारी किरात वेश में धनुर्धर प्रकार के सिक्के चलाए। तीसरा, अश्वमेध टाइप के सिक्के भी चलाए हैं। याद रखें, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करते हुए अपने चित्र को सोने के सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया है। तो अश्वमेध टाइप का सिक्का भी इसने चलाया है। और इसके अलावा देवताओं का भी चित्र है, जैसे विष्णु के अवतारों का भी कुछ सिक्कों पर चित्र बनवाया है। तो इस तरह से सबसे फेमस सोने का सिक्का चंद्रगुप्त सेकंड के हैं। और मैक्सिमम टाइप्स के सोने के सिक्के कुमारगुप्त फर्स्ट ने चलाए हैं। लेकिन यह है कि कुमारगुप्त फर्स्ट के जो सोने के सिक्के चले हैं, प्योर गोल्ड मेटल नहीं है, उसमें मिलावट आ गया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के समय के सोने के सिक्के सबसे अच्छे हैं और प्योर गोल्ड मेटल है। बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड का ज्यादा प्योर गोल्ड मेटल का है, और इसलिए समुद्रगुप्त से ज्यादा सोना चंद्रगुप्त सेकंड के समय में था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में व्यापार अपनी क्लाइमेक्स पर था। मैक्सिमम व्यापार गुप्त शासकों का साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ होता था। साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ। साउथ ईस्ट माने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था। कई सारे बंदरगाह थे उस समय व्यापार के लिए, क्योंकि इनका व्यापार बंदरगाह से होता था, यानी नाव के द्वारा होता था। व्यापारी इस समय
सामान नाव पे लाद करके अपने साउथ ईस्ट एशियाई दोस्तों के पास ले जाते थे, साउथ ईस्ट एशियन व्यापारियों के पास ले जाते थे, वहां से इंपोर्ट किया करते थे। प्रसिद्ध बंदरगाह इस समय कलकत्ता में ताम्रलिप्ति था, बंगाल के कलकत्ता में ताम्रलिप्ति, और भरुकच्छ उड़ीसा, भरुकच्छ गुजरात में था, भेरीगाजा उड़ीसा में था। तो इस तरह से अपने इसके शासनकाल में व्यापार अपनी क्लाइमेक्स पर था। तो इसके अलावा आप देखिए ये दो पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है। पहला कारण यही है ड्यू टू प्लेंटी ऑफ गोल्ड के कारण। दूसरा ये है आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण। गुप्त काल चंद्रगुप्त सेकंड के समय में अपनी क्लाइमेक्स पर था। चलिए आगे बताते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड की शासनकाल में आर्ट की दृष्टि से, कला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनी है बेटे, विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं ये। और इन गुफाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा। इसके अलावा वाकाटकों ने भी बनवाया, इन्होंने भी निर्माण कराए, लेकिन कंप्लीटेड बाई चंद्रगुप्त सेकंड ने पूरी कराया। तो ध्यान रखना है, इन्होंने स्टार्ट किया था, कुछ इन्होंने बनाया, लेकिन कंप्लीट चंद्रगुप्त सेकंड के काल में हुई है। अजंता की गुफाएं ये औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है। और ये गुफाएं 3 धर्मों से रिलेटेड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, 3 धर्मों से रिलेटेड हैं। इसमें बौद्ध धर्म से ज्यादा हैं। बौद्ध धर्म की 550 जाटकास हैं इसमें, या इसको बोधिसत्वा भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में 550 कथाओं को चित्रित किया गया है। यानी सबसे ज्यादा अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को दीवारों पर चित्रित किया गया है। दीवार को जब अंदर से कटिंग कर रहे थे तो कटिंग करते वक्त उसमें बुद्ध के प्रीवियस बर्थ स्टोरीज के चित्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध के बारे में है, उसके बाद जैन धर्म के बारे में है, तीर्थंकरों के बारे में है, और कुछ हिंदू धर्म के बारे में भी है, जिसमें विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, वसुदेव कृष्ण के बारे में भी है। तो इस तरह से 3 धर्मों से रिलेटेड हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किसके बारे में है, तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज्यादा है। एक बात और जो ध्यान देने लायक है, अजंता की गुफाओं को फ्रेस्को पेंटिंग कहा गया है। अजंता की गुफाओं को फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा गया है। फ्रेस्को पेंटिंग कहा गया है। हिंदी में इसको भित्ति चित्र कहा जाता है। जब कोई कटिंग करते वक्त चित्र बनाया जाए तो इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। बट ध्यान रखें, सातवाहन शासकों के काल में 1st सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ था और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी एडी तक चलता रहा। अधिकांश गुफाएं 5वीं शताब्दी एडी में कंप्लीट हुई हैं।
कंप्लीट किसने कराया है? चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया है। स्टार्ट किसने किया है? सातवाहन शासकों ने स्टार्ट कराया। लेकिन कुछ गुफाएं वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में पूरा कराई गई। कारण क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक नरेश प्रताप रुद्र देव से हुई थी। जब वाकाटक नरेश प्रताप रुद्र देव का देहांत हो गया तो उसकी पुत्री यानी चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश में शासन किया है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री की मदद किया और अजंता की अधूरी गुफाओं को कंप्लीट कराया। तो याद रखें, कुछ गुफाएं वाकाटक शासकों ने स्टार्ट किया जिसे चंद्रगुप्त सेकंड ने पूरी कराई, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक नरेश प्रताप रुद्रसेन या रुद्रदेव से हुई थी। प्राचीन काल की पहली महिला शासिका अगर पूछा जाए, फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो प्रभावती गुप्ता थी। वाकाटक डायनेस्टी में थी। वाकाटक डायनेस्टी महाराष्ट्र में थी। वाकाटक किंग प्रताप रुद्रसेन सेकंड या रुद्रदेव सेकंड की पत्नी थी। तो इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री की मदद किया। बट याद रखें, वाकाटक डायनेस्टी गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर में थी, सबॉर्डिनेट किंग था वो। ये नहीं कि पूरा इंडिपेंडेंट किंग था। सबॉर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ राजा था। फुल फ्लैज पहली महिला शासिका इंडिया में रजिया सुल्ताना थी। प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश में शासिका बनी तो, लेकिन फुल फ्लैज नहीं थी। वह अपने फादर के अंडर में वाकाटक वंश में शासन किया। इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री की मदद किया, अधूरी गुफाओं को कंप्लीट कराया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ बातें और आप देख लें। फ्रेस्को पेंटिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बात यह है कि 1983 में अजंता की गुफाओं को, अजंता केव्स को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं विश्व विरासत सूची में शामिल की गई हैं। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं भी शामिल की गई हैं, इनको भी शामिल किया गया था। आगरा लाल किले को भी इसी साल शामिल किया गया और ताजमहल को भी इसी वर्ष शामिल किया गया था बेटे। ये चारों मॉन्यूमेंट्स 1983 में लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये 4 मॉन्यूमेंट्स इंडिया के हैं जो सबसे पहले शामिल किए गए थे। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अजंता, एलोरा बाद में बनी है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अजंता की गुफाएं 1st से 7वीं शताब्दी एडी के बीच में बनी हैं। अधिकांश गुफाएं गुप्त काल में पूरी कराई गई हैं। इसलिए कला के दृष्टि से गुप्त वंश अपनी क्लाइमेक्स पर था, चरम सीमा पर था। इस कला को देखकर तमाम, पर्सी ब्राउन एक हिस्टोरियन है, पर्सी ब्राउन नामक हिस्टोरियन ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि इतनी अच्छी चित्रकला प्राचीन काल में इंडिया में इंडियन राजाओं ने किया है। देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिस्टोरियंस देखते हैं तो इस पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि प्राचीन काल में इंडिया कितना कल्चरल संपन्न था। इंडिया की कल्चर का अनुमान यहीं से लगाया जा सकता है। तो आर्ट के दृष्टि से अजंता की गुफाएं चंद्रगुप्त सेकंड के काल में बनी हैं। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, एलोरा अजंता के बाद हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। वास्तुकला के दृष्टि से अब आप देखें, गुप्त काल में वास्तुकला की मंदिर बनाने की कला आई है। इंडिया में हिंदुओं की पहली मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में आई है।
इससे पहले बौद्ध चैत्य, जैन पगोडा, इनके प्रमाण मिले हैं, लेकिन हिंदू मंदिर का प्रमाण पहली बार इंडिया में गुप्त काल में हुआ है। हालांकि प्राचीन काल में मंदिर बनाने की पहली कला नागर शैली आई है। नागर शैली गुप्त काल में आई है। नागर शब्द नगर से लिया गया है। नागर शब्द में मंदिर बनाने की कला प्राचीन काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आई। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में, ये मिडिवल इंडिया में आई है। और एक और शैली आई है वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यह भी मिडिवल इंडिया में आई। लेकिन प्राचीन काल में सबसे पहले मंदिर बनाने की कला नागर शैली आई है। तो ये इस कला की मुख्य विशेषता क्या है वो बताते हैं आपको। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नागर शैली, हिंदी में मंदिर बनाने की नागर शैली, इस कला की मुख्य विशेषता अगर आपको पूछें तो पिरामिडल रूट है या पिरामिडल शिखर। कला की मुख्य विशेषता है पिरामिड आकार का शिखर। ये इस कला की मुख्य विशेषता है। टेम्पल के ऊपर जो शिखर बना होता है पिरामिड शेप का होता है, यानी घटते क्रम में होता है। ये इस कला की मुख्य विशेषता है। और यह कला उत्तर भारत में आई है, नॉर्थ इंडिया में आई है। और इस कला में कई मंदिर बने हैं, जिसमें सबसे फेमस टेम्पल है भितरगांव टेम्पल। बेटे ये कानपुर में है, भितरगांव टेम्पल कानपुर में है। और ईंट की बनी है, ब्रिक्स की बनी हुई टेम्पल है ये। इंडिया में ईंट की बनी पहली मंदिर है ये। वसुदेव कृष्ण के बारे में है ये। वसुदेव कृष्ण के बारे में। तो वास्तुकला के दृष्टि से, वास्तुकला के दृष्टि से भितरगांव टेम्पल ईंट की बनी पहली मंदिर है। निशांत कह रहे हैं हमारे तरफ की सारी मंदिर नागर शैली में बनी होगी। अब आप किस तरफ के हैं वो आपको पता होगा, हम आपको बता देते हैं। उत्तर भारत में प्राचीन काल में नागर शैली में मंदिर बनाने की कला स्टार्ट हुई है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में मंदिर बनने की कला आई है। और इसके अलावा जो कला आई है वेसर शैली है, तीसरी कला। वेसर शैली में मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर है। अब जैसे कुछ राजस्थान में टेम्पल हैं, महाराष्ट्र में कुछ टेम्पल हैं पश्चिमी भारत में, और कुछ ईस्ट इंडिया में टेम्पल्स हैं। तो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया की जो मंदिर हैं वो दोनों के मिक्सचर हैं। ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के टेम्पल में नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। अब देखिए द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? गोपुरम होता है। गोपुरम का मतलब मुख्य गेट से लेकर गर्भगृह तक तोरण द्वार बना होता है। और मेन मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता है। दीवारों में तमाम सबऑर्डिनेट गॉड गॉडेस के स्टेच्यू रखे होते हैं। अच्छा, एक मेन मंदिर होती है द्रविड़ शैली में, बाकी कई सबऑर्डिनेट छोटी छोटी मंदिर होती हैं। और एक कला की विशेषता यह भी है कि मंडपम का प्रयोग किया जाता है। मंडप में एक पुजारी के बैठने का स्थान होता है, बाकी सामने पब्लिक बैठी होती हैं जहां पुजारी जी बैठकर प्रवचन करते हैं। तो मंडपम, यह भी द्रविड़ शैली की विशेषता है। नागर शैली की विशेषता पिरामिडल आकार का शिखर है। जहां पिरामिड आकार का शिखर आप देखें समझ जाइए नागर शैली की मंदिर है। जहां आप मंडपम, गोपुरम
और छोटी छोटी तमाम मंदिर, तो वो समझ जाइए कि ये द्रविड़ शैली की मंदिर है। लेकिन मंदिर का मेन पॉइंट गोपुरम होता है। द्रविड़ शैली का मेन पॉइंट गोपुरम, मुख्य गेट बड़ा सुंदर बना होता है। गेट से लेकर के गर्भगृह तक, सैंक्ट्रम तक तोरण द्वार बना होता है। मंडपम एक खास विशेषता है। बाकी इन दोनों का मिक्सचर है, तो अपने अपने एरियाज का आप देख सकते हो टेम्पल के। ये पहली मंदिर है इंडिया में। इसके अलावा दशावतार मंदिर है, दशावतार टेम्पल। बेटे ये मंदिर, दशावतार मंदिर, झांसी में, उत्तर प्रदेश। इसको देवगढ़ा टेम्पल भी कहा जाता है। देवगढ़ा टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देवगढ़ा नामक जगह पर है। विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है इसमें। देवगढ़ा टेम्पल में विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें, एक और मंदिर जो बड़ा फेमस है, मार्तंड टेम्पल। तो कई है इंडिया में, मार्तंड टेम्पल इंडिया में कई सारे हैं। मध्य प्रदेश में मार्तंड टेम्पल गुप्त राजाओं ने बनवाया था। इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं, सन टेम्पल। लेकिन सबसे फेमस सन टेम्पल कोणार्क का है। कोणार्क उड़ीसा में है। उसको पल्लव शासकों ने बनवाया था, पल्लव राजाओं ने बनवाया था। कोणार्क सन टेम्पल ब्लैक स्टोन से बना है, इसलिए उसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और बाकी एक मार्तंड टेम्पल कश्मीर में, श्रीनगर में ललितादित्य मुक्तापीड ने बनवाया था। लेकिन सबसे फेमस कोणार्क सूर्य मंदिर है, पल्लव शासकों ने, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ये मार्तंड टेम्पल सबसे पहले बनी है, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में बनी है। इसके अलावा नचना कुठारा टेम्पल है एक, नचना कुठारा मंदिर, नचना कुठारा टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में है। अब आप देखिए, ये शिव की टेम्पल है, ये कृष्ण की मंदिर है, ये विष्णु के बारे में है, ये सूर्य भगवान से रिलेटेड है, ये शिव टेम्पल है नचना कुठारा। और बेटे एक और फेमस टेम्पल है, एक और फेमस मंदिर है, वो है यक्ष यक्षिणी मंदिर। यक्ष यक्षिणी टेम्पल, ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये महाभारत में अगर आपने सुना हो, यक्ष और यक्षिणी, जब पांडव में एक तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं, तो 5 पांडव में 4 तो मर जाते हैं, क्योंकि उस तालाब में यक्ष और यक्षिणी होते हैं। वे कहते हैं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो, फिर पानी पियो। नकुल जाते हैं और यक्ष यक्षिणी की बात सुन नहीं पाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं और नकुल मर जाते हैं। सहदेव जाते हैं, वो भी प्रश्न नहीं सुन पाते हैं, पानी पीते ही बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। और फिर तीसरे में भीम जाते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, वो भी एक्सपायर कर जाते हैं। फिर जाते हैं अर्जुन, वो भी ऐसे हो जाते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न पूछता है, युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर दे देता है और फिर उसके बाद अपने चारों भाइयों को जीवित कर लेता है। तो ये यक्ष यक्षिणी महाभारत वाले हैं। तो यक्ष यक्षिणी महाभारत के ऊपर है ये। तो याद रखें, गुप्त काल में मंदिर बनाने की जो टेम्पल है सबसे फेमस है। निशांत ने पूछा है तोरण द्वार क्या होता है। तोरण द्वार का मतलब होता है, जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं तो जब गेट बनाते हैं, फ्रंट में एक गेट बना होता है, गेट से लेकर के मंडप तक, जहाँ शादियाँ होती हैं मंडप तक बढ़िया सजा देते हैं, लाइट वाइट लगा देते हैं दोनों तरफ से। तोरण द्वार टाइप का उसको बोलते हैं, यानी आर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आर्क ARCH, आर्क टाइप का होता है। और मेन गेट से लेकर के
मंडप तक, गर्भगृह तक तोरण द्वार बना होता। तोरण द्वार का मतलब होता है आर्क टाइप ऑफ गेट, जो यहां से लेकर मेन गेट से लेकर सैंक्ट्रम तक सजा देते हैं। और ये तोरण द्वार साउथ इंडिया के टेम्पल में आपको मिलेगा, द्रविड़ स्टाइल की टेम्पल में। तो हमने आपको चंद्रगुप्त सेकंड के 2 पॉइंट्स बताए बेटे। कला आर्ट के दृष्टि से अजंता की गुफाएं, विश्व प्रसिद्ध गुफाएं चंद्रगुप्त सेकंड ने पूरी कराई। और इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट आपको बताए हैं वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, मंदिर बनाने की शैली गुप्त काल में अपनी क्लाइमेक्स पर थी। अब हम आपको एक तीसरा पॉइंट बताते हैं लिटरेचर के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में लिटरेचर के बारे में यानी साहित्य के बारे में आपको बताएंगे। शायद आप जानते हैं कि प्राचीन काल में सबसे ज्यादा लिटरेचर का डेवलपमेंट चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में हुआ है। अगर चंद्रगुप्त सेकंड को ना माने तो गुप्त काल में कह सकते हैं, क्योंकि गुप्त काल में पहले और बाद के गुप्त शासकों के समय में भी लिटरेचर काफी डेवलप हुआ है। समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन प्रसिद्ध कवि थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, और वो भी चंपू शैली में लिखा है, चंपू स्टाइल में लिखा है। चंपू स्टाइल का मतलब होता है गद्य और पद्य में लिखा गया है। कहीं गद्य लिखते हैं फिर उसके बाद पोएम में लिख देते हैं, फिर उसके बाद गद्य लिखते हैं फिर पोएम में लिख देते हैं। इसको कहते हैं चंपू स्टाइल, यानी प्रोज पोएम्स मिक्सचर है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग प्रशस्ति को चंपू आर्ट में कंपोज किया है। लेकिन इसके बाद कालिदास का नाम तो सुना ही है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे कालिदास। और कालिदास ने तमाम किताबें रचा है। कालिदास के अलावा और तमाम विद्वान हैं जिन्होंने तमाम बुक्स लिखे हैं। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल को प्राचीन काल का क्लासिकल एरा भी कहा गया है, शास्त्रीय काल भी कहा गया है। शास्त्रीय काल कहा गया है क्योंकि इस समय कला, वास्तुकला के अलावा लिटरेचर माने साहित्य अपनी क्लाइमेक्स पर थी। कालिदास की कई किताबें हैं, हम आपको भी बताएंगे। फेमस कवि कालिदास इसी समय में थे, तो साहित्य की दृष्टि से कालिदास का इंपॉर्टेंस है। आपने कालिदास के बारे में ये सुना होगा कि ये बड़े विद्वान थे, लेकिन बचपन में बहुत बड़े मूर्ख थे। कहा जाता है कि 5 ब्राह्मण विद्वान विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से कन्वर्सेशन में, शास्त्रार्थ में पराजित होकर एक मूर्ख की तलाश में जा रहे थे। क्योंकि विद्योत्तमा नामक राजकुमारी बड़ी ही विद्वान महिला थी। विद्योत्तमा ने एक कंडीशंस रखा था, एक कंडीशन रखा कि जो भी उसको वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में हराएगा, विद्योत्तमा उसी से विवाह करेगी। तो बड़े बड़े विद्वान आए दरबार में, तमाम विद्वान दरबार में आए, लेकिन विद्योत्तमा ने उन सभी ब्राह्मण विद्वानों को परास्त कर दिया। अंत में 5 हारे हुए विद्वान ब्राह्मण मिल गए और उन 5 ने डिसाइड किया कि इस घमंडी लड़की की शादी किसी मूर्ख से करवाओ। वे 5 मूर्ख की तलाश में चल दिए। एक जंगल से जा रहे थे, देखा ये मूर्ख कालिदास जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। वे विद्वान समझ गए इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। इसको इशारे से नीचे उतारा। जब नीचे आया तो इससे कुछ पूछने लगे तो ये बोलने में भी अटकता था, हकलाता था। समझ गए कि यह महामूर्ख है। इसको समझाया कि तुम्हारी शादी इस राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा से करवाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम दरबार में चलना तो वहां मौन व्रत धारण करके चलना, बोलना नहीं है। वहां जो भी तुम्हें कहना है इशारे से बोलना, इशारे से कहना। मान गया, मौन व्रत धारण कर लिया 1 महीने का। चूंकि 1 महीने के लिए उसको कहा था कि आप बोलना नहीं है। चंदन टीका लगाकर, सेफ्रॉन कलर गेरुआ रंग का चोला पहनाकर ले गए दरबार में विद्योत्तमा के सामने। कहा देखो ये हमारे महाकवि कालिदास जी हैं,
इन्होंने 1 महीने का मौन व्रत धारण किया है। आपके प्रश्नों का उत्तर ये इशारों में करेंगे, ये बोलेंगे नहीं। विद्योत्तमा मान गई। सामने सिंहासन पर विद्योत्तमा और उसके सामने 5 विद्वान ब्राह्मण के बीच में महामूर्ख कालिदास बैठे। विद्योत्तमा ने महामूर्ख कालिदास से 1 उंगली उठाकर इशारा किया। मूर्ख ने समझा कि ये 1 आंख फोड़ने का इशारा कर रही है। कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई, कहा दोनों आंख फोड़ देंगे। अब 5 ब्राह्मण विद्वान आपस में सलाह मशविरा करने लगे कि मूर्ख क्या बक दिया, क्या कहना चाहता 2 उंगली दिखा करके। 5 विद्वान ब्राह्मणों ने आपस में सलाह मशविरा करके विद्योत्तमा को बताया कि आपने कहा इस संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, लेकिन हमारे पंडित जी कह रहे नहीं, आत्मा परमात्मा मिलकर ही परम ब्रह्म परमेश्वर बने हैं। बिना आत्मा के परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। विद्योत्तमा मान गई। विद्योत्तमा मान गई और कहा ये तो बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। विद्योत्तमा ने दूसरा प्रश्न 5 उंगली उठाकर किया। मूर्ख ने समझा कि थप्पड़ लगाने का इशारा कर रही है। मूर्ख कालिदास ने उनको घूंसा दिखाया, कहा ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब पंडितों ने फिर आपस में सलाह मशविरा किया कि मूर्ख ने घूंसा यानी फिस्ट क्यों दिखाया। बाद में 5 पंडितों ने मिलकर के विद्योत्तमा को समझाया, आपने कहा कि संसार में 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीर। हमारे पंडित जी कह रहे हैं ये 5 मिलकर शरीर बनी है। विद्योत्तमा मान गई, प्रभावित हो गई, कहे तो बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। इशारों में इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विद्योत्तमा भी नहीं समझ पा रही है। विद्योत्तमा शादी के लिए तैयार हो गई और शादी हो गई। दोनों साथ साथ रहने लगे। तो 1 महीने बाद महामूर्ख कालिदास का मौन व्रत टूट गया। एक ऊंट को देखा तो भावुक हो गए और ऊंट शब्द मुंह से निकल नहीं पाया, अटक गए, उष्ट उष्ट करते रह गए। उतनी देर में ऊंट भी गायब हो गया। तब विद्योत्तमा को पता लगा ये तो महामूर्ख है। विद्योत्तमा ने जोरदार अपने लात से मूर्ख कालिदास पर प्रहार किया, गुस्से में आकर के। मूर्ख महाकवि कालिदास मूर्ख कालिदास पर इतना तेज लात से प्रहार किया कि सामने काली मां के मंदिर में जाके गिरे। गिरते ही जीभ कट गई, जीभ से ब्लड निकला। देवी काली खुश हो गई और इनको वरदान दे दिया। तभी से ये महाकवि कालिदास कहलाए हैं। यानी इन पर महाकवि कालिदास पर काली मां का वरदान है। और फिर उसके बाद जब ये लौट कर आए तो पत्नी से संस्कृत में जवाब देने लगे। अभी तक जो अटकते थे, बोल नहीं पाते थे, अटक अटक कर बोलते थे और बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते थे, अब विद्वान बनकर जब आए तो पत्नी के सामने संस्कृत में वार्तालाप करने लगे और पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए सफल पुरुष के पीछे महिला का लात होता है। यदि वह प्रहार न करती तो कालिदास काली मंदिर में न जाके गिरते और फिर उसके बाद इनको विद्वता न प्राप्त होती। इस तरह कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिख दिया है। कुछ फेमस किताबें हम आपको बताते हैं। इन्होंने संस्कृत में लिखा है। पहली है रघुवंशम। ये कालिदास की पहली किताब है और पहला श्लोक कालिदास ने पार्वती और भगवान शिव के बारे में लिखा है कि वागर्था विवसंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती का नाम पहले लिया है। पार्वती को काली भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, भगवती भी कहते हैं। तो सारी शक्तियां इन्हीं में। तो इस तरह से बड़ी फेमस किताब है। और पहला श्लोक इन्होंने, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कालिदास ने सबसे पहले किस देवी या किस देवता की पूजा किया है, तो सबसे पहले मां पार्वती का नाम आया है। उसके बाद इन्होंने शिव का नाम लिखा है, पार्वती परमेश्वर। पार्वती को काली मां भी कहते हैं। बड़ी ही फेमस किताब है ये। रघुकुल के बारे में है। दूसरी किताब इन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम।
शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कहानी है इसमें, शकुंतला दुष्यंत के बारे में है ये। तीसरी है मेघदूतम। चौथी है विक्रमोर्वशीय। पांचवी है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। छठी है कुमार संभवम। सातवीं है ऋतु संहारम। ऋतुओं के बारे में है ये। तो इस तरह बेटे कालिदास की सभी किताबें संस्कृत में हैं और ये कालिदास की विश्व प्रसिद्ध किताबें हैं। इनमें से ये 4 प्ले हैं, ये 4 प्ले का नाम है, 4 ड्रामा है इनका ये। और इन्होंने 4 प्ले जो लिखा है वो कॉमेडीज हैं। मतलब कॉमेडीज का मतलब जिसका एंड जो होता है सुखांत होता है। जैसे हीरो हीरोइन भटक जाते हैं, लास्ट में दोनों मुलाकात करते हैं। तो इंडियन प्ले का यही फर्क है कि इंडियन प्ले कॉमेडीज में है। तो कॉमेडीज लेक्चर राहुल कुमार चल जाएगा। ये 46-47 जो आप बता रहे हैं, 17 अगस्त वाला लेक्चर मेरा हुआ नहीं था। 17 अगस्त का मेरा लेक्चर जो आप 46-47 बता रहे हैं वो हुआ नहीं था, उसको भी डिलीट करवा देंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने समुद्रगुप्त के बारे में बताया था, उसके आगे समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आज बता रहे हैं। तो 17 अगस्त का मैं क्लास नहीं ले पाया था, मैं छुट्टी पर था, इसलिए उसको मैं भी डिलीट करवा देंगे थोड़ी देर में। अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो याद रखें भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है। क्योंकि कालिदास इंडिया में कॉमेडीज लिखा है, जो इनका प्ले है वो सुखांत है। जबकि विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में थे, उन्होंने ट्रेजेडी लिखा हुआ है, दुखांत लिखा है। शायद आप विलियम शेक्सपियर की कुछ प्ले पढ़े हों, मैकबेथ के बारे में, ओथेलो के बारे में, हैमलेट के बारे में, किंग लियर के बारे में। 4 प्ले विलियम शेक्सपियर के हैं, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। चारों दुखांत हैं, यानी ट्रेजेडी हैं, यानी एंड इनका जो है हीरो हीरोइन मर जाते हैं लास्ट में, इसलिए इसको ट्रेजेडी कहा गया है। जबकि इंडिया में कालिदास के जो हमने 4 प्ले आपको लगाए हैं, ये चारों प्ले सुखांत हैं, अंत में हीरो हीरोइन का मुलाकात हो जाता है। तो याद रखें ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो कालिदास क्यों कहा गया है, इन बुक्स की वजह से। और एक बात ध्यान रखें, क्लासिकल एरा भी कहा गया इस काल को, क्लासिकल एरा, शास्त्रीय काल, ड्यू टू द बुक्स ऑफ कालिदास। कालिदास की बुक्स की वजह से, कालिदास की किताबों की वजह से
इसको शास्त्रीय काल भी कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को शास्त्रीय काल कहा गया है। कुछ और विद्वान थे इंडिया में और उनके नाम हम आपको बताते हैं, जिनमें एक नाम तो ये फेमस है आर्यभट्ट का। ये भी इसी समय में थे, बट याद रखें गुप्त काल में थे ये। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए थे ये, बट हम यही बता रहे हैं आपको। आर्यभट्ट तो फेमस मैथमेटिशियन थे ये, प्रसिद्ध गणितज्ञ। और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक तो अपने नाम पे लिखा है आर्यभट्टीय, दूसरी इन्होंने लिखा है सूर्य सिद्धांत। या इसको रोमक सिद्धांत भी कहते हैं। ये 2 फेमस किताबें हैं आर्यभट्ट के द्वारा लिखित, ये 2 फेमस किताबें हैं। और इसके अलावा इन्होंने जीरो की खोज किया था, पाई की खोज इन्होंने किया है, दशमलव की खोज इन्होंने ही किया था। तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के समय में नहीं थे, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में आए थे, बट गुप्त काल में इनका भी योगदान है। जीरो की खोज किया था, शून्य, पाई 2 पाई आर वाला इन्होंने खोजा था, दशमलव की खोज भी इन्होंने किया था। तो बड़े ही विद्वान थे ये। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो उस समय इनके बात को कोई स्वीकार नहीं किया है। बाद में इनके कोपरनिकस आया, उसने यह बात कह दिया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसको मान लिया गया था। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किसने कहा था कि अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यही है सबसे पहले। इनका जन्म 476 एडी में हुआ था, 476 एडी में, यानी 5वीं शताब्दी में आए थे। हालांकि चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए थे, लेकिन महान गणितज्ञ जिन्होंने जीरो दिया है, हालांकि जीरो की खोज किसी अननोन ग्रीक ने किया है, कोई अज्ञात यूनानी ने जीरो की खोज किया था। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात यूनानी ने किया था बेटे, बट उसका नाम पता नहीं है, कौन था, क्या नाम था। बाई नेम पूछा जाए तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता कि इन्होंने जीरो की खोज किया था। तो इस तरह से महान गणितज्ञ आर्यभट्ट गुप्त काल में थे। इनके अलावा एक और बड़े विद्वान थे, वराहमिहिर का नाम सुने होंगे। वराहमिहिर इसी समय में थे। वराहमिहिर ये भी इसी समय में थे। और बेटे वराहमिहिर ये प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे, फेमस एस्ट्रोनॉमर। इसका मतलब है खगोल शास्त्री। ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पंच सिद्धांत नामक बुक लिखा है। पंच सिद्धांत ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है, बेहद फेमस किताब है इनकी। 5 सिद्धांत खगोल विद्या के बारे में है ये। और इसी समय चंद्रगुप्त सेकंड के समय में विष्णु शर्मा भी थे। इन्होंने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, इसी समय में थे ये। इनके अलावा फाहियान पहला चीनी यात्री इंडिया में इसी के समय में आया था। पहला चीनी यात्री फाहियान इंडिया में 399 में आया, 414 ईस्वी तक रहा था।
ये इंडिया में क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इंडिया में इसके आने का मेन उद्देश्य था कि भारत के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज गेन करना। ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें पढ़ने आया था, क्योंकि इंडिया बौद्ध धर्म का बर्थ स्थल था, जन्म स्थल था। तो बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने आया था। वैसे अनेक किताबों को संकलित किया गया है इस समय। अनेक किताब में मतलब पुराण 18 हैं, पुराना इनकी संख्या 18 है। पहला पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण ये सबसे पहला है। गुप्त काल में इसको कंपाइल्ड किया गया है। गुप्ता पीरियड में पहला पुराण मत्स्य पुराण को कंपाइल किया गया है। पुराण माने पौराणिक कथाएं जो रामायण महाभारत से रिलेटेड हैं। और 18 पुराण में भागवत पुराण और विष्णु पुराण सबसे लार्जेस्ट है। फायान दिनों तक नहीं बेटे, देखो 399 में आया, 414 ईस्वी तक रहा, लगभग 15 वर्ष तक रुका था इंडिया में, लगभग 15 साल तक था इंडिया में। तो पुराण यानी पौराणिक कथाएं। पहला पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के मत्स्य अवतार को दिखाया गया है। लेकिन बेटे याद रखें, भागवत पुराण, विष्णु पुराण दो बड़े पुराण हैं, इनको महापुराण कहते हैं, गुप्त काल में ही रचे गए हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण ये सबसे लार्जेस्ट हैं, सबसे विशाल बड़े हैं ये। इनको दो महापुराण कहलाते हैं ये। तो पौराणिक कथाओं को इसी समय संकलित किया गया है। और यानी इस समय भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म इसी समय डेवलप हुआ है। गुप्त राजा भागवत धर्म को मानते थे, या भागवत धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है बेटे, हिंदू सिंधु के नाम से आया है। 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया तो सिंध को जीता। सिंध अरबी भाषा में स को है कहते हैं, तो सिंध को हिंद कहा गया है, सिंधु को हिंदू कहा गया है। तो सिंधु से हिंदू आया है। हिंदू एक आइडियोलॉजी है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म कौन सा है? भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म। भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म का पहली बार जिक्र कहाँ किया गया है? पहली बार अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, वहीं पर सबसे पहले जिक्र हुआ है। गुप्त शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म में विष्णु की पूजा होती थी और ब्राह्मणों को गुप्त काल में जमीन दान में दिया जाता था। मंदिर बनाने के पर्पज से ब्राह्मणों को जमीन दान में दिया जाता है, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था, यानी जो देवी देवता को दान में दिया गया जमीन। और ब्राह्मणों ने इस समय तमाम मंदिर बनवाए। सनातन धर्म तो कह सकते हैं सबसे पुराना धर्म है, लेकिन सनातन धर्म केवल हिंदुओं का नहीं है। सनातन धर्म में पूरा वर्ल्ड का धर्म आता है। सनातन सबसे पुराना धर्म है। अब इसमें इस्लाम भी आता है, हिंदू भी आता है, जैन भी आता है। सारे माने जैन क्या, हिंदू, इस्लाम और ईसाई सारे आते हैं। सनातन का मतलब जो प्रथा चली आ रही है, परंपरा जो चली आ रही है। सनातन धर्म में आइडल वर्शिप नहीं होता है, आपको हमने बताया है। सनातन धर्म का मतलब जिसमें आइडल वर्शिप ना हो, नेचर वर्शिप होता है, प्राकृतिक देवी देवता की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में कोई मूर्तियां नहीं बनाते हैं। आप देखिए आर्य समाज के लोग सनातन धर्मी हैं, उनके मंदिरों में मूर्ति नहीं होती हैं। जबकि ब्राह्मण धर्म या भागवत धर्म में मूर्ति पूजा होती है बेटे। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की पूजा होती है। इसलिए सनातन धर्म का मतलब नेचर वर्शिप, यानी सनातन धर्म से पूरे वर्ल्ड के धर्म आए हैं। सनातन इस तरह से धर्म है कि नेचर वर्शिप, आइडल वर्शिप होती नहीं है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कह सकते हैं, इस्लाम धर्म को भी सनातन कह सकते हैं, और ईसाई धर्म को भी सनातन कह सकते हैं। सबकी वर्जिन यहीं से हुई है। लेकिन याद रखें, भागवत धर्म जिसमें आइडल वर्शिप होती है, ब्रह्मा की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है,
इन मूर्ति पूजियों पूजा करने वालों को भागवत धर्म कहते हैं या ब्राह्मण धर्म कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भागवत धर्म ब्राह्मण धर्म किसके समय में अपनी चरम सीमा पर था, तो गुप्त काल में भागवत धर्म अपनी चरम सीमा पर थी। हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप जिसको सनातन धर्म को अगर हिंदू समझ रहे हैं तो गलत है। सनातन धर्म से ही सारे धर्म आए हैं, ये याद रखें। सनातन धर्म से ही सारे धर्म आए हैं। अब आप देखिए, सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और जो भागवत धर्म है उसमें मूर्ति पूजा होती है, नेचर वर्शिप भी होता है। यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों का मिक्सचर ब्राह्मण यानी भागवत धर्म है, या हिंदू धर्म जिसको मानते हो आप। तो ये ध्यान रखें थोड़ा। तो हम आपको आगे बताते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें, आयरन पिलर अगर आपने सुना हो, आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ, मेहरौली में है ये। इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया था। और याद रखें, आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, यानी रस्ट फ्री है इसमें। तो ऐसा टेक्निकली इतना साउंड है ये, कहते हैं 8 धातुओं का है। कौन कौन सी धातु है पता ही नहीं चल पाया। काले रंग का है ये, और आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। कहीं कहीं तो ये कहा गया है कि ये भीम की गदा है, भीम ने इस गदा को यहीं गाड़ दिया था। कहीं कहीं कहते हैं महाभारत टाइम का यह कील है, इतनी मोटी मोटी कील लगती थी, लेकिन इस पे चंद्र शब्द लिखा है। इसका मतलब ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। तो साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आयरन पिलर सबसे महत्वपूर्ण है। साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से गुप्त काल अपनी क्लाइमेक्स पर था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में बना था ये। तो हर दृष्टि से हमने आपको बता दिया, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब दृष्टि से गुप्त काल अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड का देहांत हो गया, नेचुरल डेथ थी। चंद्रगुप्त सेकंड के डेथ के बाद इसके कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आने लगे, विशाल गुप्त किंगडम को संभाल नहीं पाए। और उसी समय इंडिया पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हूणों ने इंडिया पर हमले करना स्टार्ट कर दिए। हूणों के हमलों से गुप्त वंश का डिक्लाइन बड़ी तेजी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हूण कबीले टाइप के थे, ट्राइबल टाइप के थे। इनका फेमस नेता पहले तोरमाण था, बाद में मेहरकुल बना। मेहरकुल तो मेहरावली से होकर उत्तर प्रदेश एरिया में जाता था। मेहरावली यानी मेहरौली दिल्ली में है, जिसका नाम अब मेहरौली है। यानी मेहरकुल के जाने का रास्ता मेहरावली, तो मेहरकुल इसी रास्ते से होकर उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत के राज्यों को जीतता, मार काट करता, नष्ट करता, सारा फसलों को आग लगा देता, जनता की हत्या करवाता। इस वजह से गुप्त वंश का तेजी से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। पहला हूण हमला, पहला हूरा आक्रमण कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में हुआ था। कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में तोरमाड़ हूणों का बड़ा फेमस लीडर था। तमाम शहरों और ग्रामीण एरिया पर कब्जा कर लेता था और आगजनी करता था, महिलाओं से बलात्कार करता था, लूटपाट करता था, मारकाट करता था, और फिर इसके बाद वापस अपनी ट्राइबल सेना के साथ लौट जाता था। बार बार हमले से कुमारगुप्त घबरा गया, लेकिन कुमारगुप्त फर्स्ट का बेटा स्कंदगुप्त जब आया तो उसने हूण हमले को नष्ट किया। चूंकि तोरमान और मेहरकुल और तोड़मान ये 2 प्रसिद्ध हूण नेता थे। दोनों जब मर गए तो उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। इन दोनों ने गुप्त वंश के राज्य को तोड़ दिया, गुप्त वंश को डिक्लाइन के पथ पर अग्रसित कर दिया। तो चंद्रगुप्त सेकंड इस समय मर गया। चंद्रगुप्त सेकंड डाइड, और इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट 415 से 455 तक इसने शासन किया है। कुमारगुप्त फर्स्ट का शासनकाल हमने आपको बताया था, ही स्टार्टेड
मैक्सिमम टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इसने सबसे अधिक प्रकार के स्वर्ण मुद्रा चलाए, सबसे अधिक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाए, लेकिन इसका प्योर गोल्ड मेडल नहीं था। प्योर गोल्ड मेडल के सिक्के चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के थे और समुद्रगुप्त के थे। इसने जो मैक्सिमम टाइप के गोल्ड सिक्के चलाए हैं, शुद्ध सोने का नहीं था, बल्कि कुछ मिलावट आ गया था। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछें कि सबसे अधिक प्रकार के स्वर्ण मुद्रा कुमार गुप्त के शासनकाल में चले, कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। ये पॉइंट ज्यादा फेमस है। इसके शासनकाल में नालंदा यूनिवर्सिटी इसी ने बनवाया है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा जिले में है। और एक बात ध्यान रखें, ये बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था ये। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवाई थी। डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। बारहवीं शताब्दी में 12th सेंचुरी एडी में, याद रखें, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाया। धर्मेश कुमार कह रहे हैं मैं भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हूं, मुबारक हो, आप देख के आइए। विश्वविद्यालय खंडहर है अब। इसी पैटर्न पर नीतीश सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया है, फिर से बनवाया है। सार्क के लिए एक यूनिवर्सिटी का काम करता है ये। तो इस तरह से प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। एक बार एक प्रश्न पूछा गया है किसके बारे में शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। और इसको नष्ट किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बिहार साइड में। 12वीं शताब्दी में इसमें आग लगवा दिया। लाखों पुस्तकें इसमें रखी गई थी और ये पुस्तकें जलकर खाक हो गई थी। कहा जाता कि अफरा तफरी में वेद भी यहीं रखे गए थे। चारों वेद जर्मन स्टूडेंट के हाथ लग गए। जर्मन स्टूडेंट चारों वेद जर्मनी उठा ले गए। बाद में इंडिया में वेदों का संकलन किया गया था संस्कृत भाषा में। ओरिजिनल वेद कहते हैं जर्मनी में है, ओरिजिनल वेद हमने आपको बताया था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है। तो इस तरह से कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में बना ये विश्वविद्यालय। लेकिन हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई थी, चरम सीमा पर हर्षवर्धन के समय में पहुंच गई थी। इस समय स्टार्ट किया था, बाद में यह अपनी चरम सीमा पर थी। बख्तियारपुर सिटी बिहार में ही है, इसी के नाम पे है बख्तियारपुर शहर। बख्तियार खिलजी इसने 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय को आग लगवाई। बट याद रखें, नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा पर चंद्रगुप्त सेकंड के समय में या कुमारगुप्त के समय में नहीं थी, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा पर हर्षवर्धन के समय में थी। आगे हम आपको फिर बताएंगे इसके बारे में। हर्षवर्धन के टाइम में कुमारगुप्त का शासनकाल हूण आक्रमण को झेला। तो अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम हूण्स इंडिया पर कब अटैक किए, हूण अटैक्ड ऑन इंडिया। हूणों का भारत पर आक्रमण कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में हुआ था। पहला आक्रमण कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में हुआ। तो याद रखें, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में
हूण हमला स्टार्ट हुआ और हूणों का नेता लीडर पूछा जाए, पहला नेता तोरमाड़ था। दूसरा इसका फेमस मेहरकुल था। ये दो प्रसिद्ध हूण लीडर थे और ये दोनों ताकतवर हूण लीडर थे। इसके डेथ के बाद हूण आक्रमण कमजोर पड़ने लगे और वैसे अस्कंद गुप्त, ये कुमार गुप्त फर्स्ट का बेटा था। अस्कंद गुप्त कुमार गुप्त फर्स्ट का बेटा 455 से 467 एडी तक शासन किया है। He destroyed Hun's invasion। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए हूण आक्रमण को किसने नष्ट किया, तो हूणों के आक्रमण को इसने विफल किया, इसने नष्ट किया, लेकिन गुप्त वंश के पतन को डिस्ट्रॉय माने बचा नहीं पाया। हूण सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, याद रखें, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। चीन की दीवार नहीं क्रॉस कर पाते थे। चीन की दीवार 221 बीसी में 221 बीसी में चीन की दीवार बनी थी। चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाते और वो इंडिया पर हमले कर देते थे। तो इस तरह से कुमारगुप्त ने हॉर्स सैक्रिफाइस नहीं किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हु सैक्रिफाइस्ड हॉर्स, तो समुद्रगुप्त का नाम आता है और चंद्रगुप्त सेकंड का नाम आता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। विकास 17 तारीख को मैं छुट्टी पर था, तो वो लेक्चर मैंने पढ़ाया नहीं था। लेक्चर पढ़ा है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, वो हमें हटवा देंगे अभी आपको। 17 तारीख वाला लेक्चर नहीं चल रहा होगा क्योंकि 17 तारीख का लेक्चर मैंने पढ़ाया नहीं था। जयप्रकाश, कुमारगुप्त ने हॉर्स सैक्रिफाइस नहीं किया था बेटे। आप समुद्रगुप्त को लगाइए और सबसे ज्यादा फेमस है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। 2 अश्वमेध यज्ञ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने किया था। प्रवर सेन ने सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किया था प्राचीन काल में। प्रवर सेन, सेन वंश का सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किया था। पहला अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पहला अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया। सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ प्रवर सेन ने किया और समुद्रगुप्त का भी जिक्र आता है, अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। कुमारगुप्त का कोई जिक्र ना करें, अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था इसने। तो ये हूण आक्रमण को नष्ट किया और ये हूण हमले सेंट्रल एशिया से होते थे। चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाते, इंडिया की तरफ चले आते, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को नष्ट करते और फिर ये उत्तर भारत की ओर आ जाते। इनके आने का रास्ता, मेहरकुल के आने का रास्ता दिल्ली का मेहरौली वाला प्लेस है। चाइना की दीवार किसी एक किंग ने नहीं बनवाया है। चाइना की दीवार बेटे हुंग डायनेस्टी ने बनवाया, लेकिन उसमें एक किंग ने स्टार्ट किया था। कई सारे किंग बताएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब इसमें, अब इसमें तो नहीं पढ़ाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग चलाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे, यहां नहीं। तो इस तरह से एक के बाद एक तमाम हूणों के हमले हुए, इसने नष्ट किया, लेकिन गुप्त वंश के पतन को नहीं रोक पाया। ये खास बात है इसमें। अब आप देखिए कई कमजोर उत्तराधिकारी एक के बाद एक आए हैं। ब्रह्मगुप्त आया, भानुगुप्त आया, एक बड़ा फेमस है
भानुगुप्त का एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 510 ईस्वी में एरण लेख लिखवाया था इसने, एरण एडिक्ट, एरण लेख इसने बनवाया है। एरण लेख ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में एरण लेख है और इस पर सती प्रथा का जिक्र है, मेंशन्ड सती सिस्टम, सती प्रथा का उल्लेख पहली बार इसी पे हुआ है। इसलिए भानुगुप्त का इंपॉर्टेंस यही पॉइंट है, सती प्रथा का जिक्र है। बाद में तमाम गुप्त राजा आए हैं, ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, विष्णुगुप्त, ये आखिरी गुप्त राजा था, इनका नाम मात्र का है, इनके बारे में कुछ खास पॉइंट नहीं है। इधर गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हुआ और उधर एक और डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी का विकास होने लगा। तो इस तरह से तमाम गुप्त राजा आए हैं एक के बाद एक। अब आप देखिए, गुप्त शासक हमने आपको भी बताया था किस धर्म को मानते थे, तो गुप्त राजा भागवत धर्म के अनुयायी थे। ये लोग भागवत धर्म को मानते थे और भागवत धर्म को ये भी कहा गया है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म भी कहा गया है और इस धर्म में मुख्य देवता अगर आपसे पूछा जाए तो वसुदेव कृष्ण है, मेन गॉड वसुदेव कृष्ण है, ये मुख्य देवता थे। वसुदेव कृष्ण की पूजा होती थी सबसे ज्यादा इस समय, और इसी समय ये धर्म अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंचा है। इस धर्म में वसुदेव कृष्ण जिसको विष्णु भी कहा जाता है, और इनका विष्णु का वाहन तो आप जानते ही हैं गरुड़, ये विष्णु का वाहन एम्बलेम था गुप्त राजाओं का, एम्बलेम ऑफ गुप्ता रूलर, गुप्त शासकों का प्रतीक, एम्बलेम माने प्रतीक। गरुड़ पक्षी गुप्त राजाओं का प्रतीक माना गया है। और इसके अलावा ये शिव की भी पूजा करते थे, तमाम देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा करते थे। लेकिन इनका अपना जो निजी धर्म था, भागवत धर्म, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा वसुदेव कृष्ण की हुई है इस समय। इनके अलावा यहां पर दिनार, गुप्त स्वर्ण मुद्रा का नाम है, गुप्त गोल्ड कॉइन्स को कहा गया है। रूपक, रूप माने चांदी, तो रूप से रूपक, गुप्त काल में सिल्वर कॉइन से, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है, रूप से आया है रूपक। विष्णु के जितने भी अवतार हैं सब इसी समय में हैं। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य का अवतार मतलब इसी समय में नहीं है, पुराणों में जिक्र है। और मनुस्मृति इस काल में मनु ने नहीं लिखा था, मनुस्मृति ये आया है
5वीं शताब्दी बीसी में मनुस्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवाल की स्मृति, 3 किताबें हैं जो लॉ के बारे में है। मनुस्मृति पहली किताब है, लॉ की पहली किताब है, मनु ने लिखा है। मनु में लास्ट मनु बचे थे, बाकी 9 मनु मर गए थे। तो इस तरह मनुस्मृति इस समय नहीं आया था, इस समय पुराण लिखे गए हैं। रामायण महाभारत भी इस समय नहीं लिखे गए हैं। रामायण महाभारत पहले ही कंपोज किए जा चुके हैं। रामायण का टाइम पीरियड 400 बीसी से 400 एडी के बीच रखा गया है। 400 बीसी से 400 एडी के बीच में 800 साल में रामायण की घटना कहीं हुई है, और रामायण के तुरंत 100 साल बाद महाभारत की घटना कहीं पर हुआ है। समझ रहे हैं? तो रामायण महाभारत भी इस समय कंपोज नहीं किए गए हैं, पहले ही कंपोज किए गए हैं। और इस समय पुराणों का ज्यादा जिक्र है, पौराणिक कथाओं का जिक्र है जो कंपाइल्ड किए गए हैं। बाकी मनुस्मृति पहले ही रचे जा चुके हैं सब। गुप्त काल में 2 सिक्के हैं, बड़े फेमस हैं, दिनार और रूपक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया, कुमारगुप्त फर्स्ट ने चलाया। सबसे ज्यादा किस काल में सोने के सिक्के चले हैं, तो गुप्त काल में। और अगर ये पूछा जाए कि सोने के साथ चांदी के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं, गुप्त काल में सोने के साथ चांदी के सिक्के खूब चले हैं। इससे प्रतीत होता कि गुप्त काल कितना प्रॉस्परस था, यानी यह शासनकाल हर दृष्टि से प्रॉस्परस था, संपन्न था, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्त काल में हमने आपको ट्रेड बताया, इनका व्यापार सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सबसे अधिक व्यापार इनका किया जाता था। और व्यापार में इंडिया से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, सोना और चांदी सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता था, हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, और चांदी, सोना, धातु का आयात किया जाता था। इस समय इंडिया इसीलिए स्वर्ण काल कहलाया। और प्रसिद्ध बंदरगाह अगर पूछा जाए, ट्रेड पोर्ट, व्यापारिक बंदरगाह, ताम्रलिप्ति। बंगाल में कलकत्ता के पास भरूकच्छ, भरूकच्छ गुजरात में, भेरी गाजा उड़ीसा में 3 प्रसिद्ध बंदरगाह थे। छोटे मोटे तमाम बंदरगाह थे, बनारस में भी था, प्रयागराज में भी था, गोदावरी नदी के किनारे भी था, नर्मदा तट पर भी था, कावेरी नदी के किनारे था, तमाम बंदरगाह थे। लेकिन फेमस ट्रेड पोर्ट यही थे, यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। साउथ ईस्ट एशिया के साथ मैक्सिमम ट्रेड किया जाता था इनका। तो गुप्त काल में हर दृष्टि से प्रॉस्परस माना गया है। अब हम आपको पुष्यभूति वंश, इस वंश के पतन के समय ही एक और डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश, ये अब आपको बताएंगे। पुष्यभूति डायनेस्टी, या इसको वर्धन वंश भी कहा गया है। प्राचीन भारत की आखिरी डायनेस्टी है पुष्यभूति वंश, या वर्धन वंश भी कहा गया है। इसका डेट थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, यहां से लेकर 647 एडी लास्ट वाला सही है, लेकिन स्टार्ट वाला अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है, तो डेट पर ना जाइएगा। बाकी इनकी कैपिटल प्रारंभ में थानेश्वर थी। ये इनकी प्रारंभिक राजधानी हरियाणा में।
बाद में हर्षवर्धन ने कनौज को राजधानी बनाया। और इसका पहला प्रारंभिक किंग जो पता चलता है पुष्यभूति ही था। संस्थापक कह सकते हैं, पहला प्रारंभिक किंग पुष्यभूति, इसलिए नाम दिया गया है पुष्यभूति वंश। तो आज थोड़ी लंबी क्लास है, 12 बजे तक है। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर 5 मिनट के बाद इसको स्टार्ट कराते हैं।